संवाद में। चुनावी संवाद के तहत लगातार कोशिश कर रहे हैं हम उन लोगों के साथ रूबरू होने की जो इस आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में है। बड़ी संख्या में हम ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो इस चुनाव में खुद मैदान में उतरे हुए प्रत्याशी भी। कुछ ऐसे लोगों से भी हमने मुलाकात की जो प्रत्याशियों को मैदान में उतारे हुए। बिरले लोग थे जो स्वयं प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे और साथ ही साथ चुनाव लड़ाने की हैसियत में भी थे। पर इन सबसे परे अभी हमारा फोकस उन लोगों के संदर्भ में ज्यादा हो गया है जो इस चुनाव को दृष्टा के तौर पर देख रहे हैं। इसी में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने बाजार अनुसंधान के क्षेत्र में पिछले एक दशक में बड़ा नाम कमाया है। जब भी चुनाव आते हैं लोग जानना चाहते हैं कि यह शख्स इन चुनावों को लेकर किस आकलन के साथ हमारे बीच में आ रहा है। लोग एग्जैक्ट पोल के संदर्भ में इतना इंतजार नहीं करते जितना एग्जिट पोल के संदर्भ में, क्योंकि इस व्यक्ति का एग्जिट पोल के काफी निकट रहता। 2013 से लेकर 2024 तक के तमाम चुनावों के संदर्भ में इनका ट्रैक रिकॉर्ड तकरीबन 93% सफलता के साथ है। हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक इंडिया के फाउंडर, सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता जी की। तो प्रदीप गुप्ता जी मुंबई से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 5 चरण के चुनाव जब बीत चुके हैं इस लोकसभा के संदर्भ में, तो वो क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं। तो प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और लोगों से रूबरू कराने के लिए। तो प्रदीप जी आपका तो लंबा तजुर्बा है। पहला सवाल आपसे इस संदर्भ में है कि 2014 जब देश ने 3 दशक के बाद स्पष्ट जनादेश दिया था एक पार्टी के संदर्भ में, 2019 जब वो जनादेश बरकरार रहा बल्कि उस पार्टी या नेता के संदर्भ में कुछ बढ़कर दिखा, अब 2024 क्या उसी दिशा में कुछ देख रहे हैं आप या कुछ बदलाव की आहट आपको सुनाई दी है इस दौरान? हिमांशु जी देखिए, एक्सिस माई इंडिया हम लोग क्या है ओपिनियन पोल और प्री पोल करते नहीं, और खासकर इस समय पर जो है मैं सब आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की हमारे जैसी एजेंसियों के ऊपर पाबंदी लगी होती है कि हम किसी भी तरह का एग्जिट पोल और उसके अनुमान लगाने की कोशिश ना करें, ना ही रिलीज करें, ना ही बात करें। तो मैं बड़े विनम्रता से सबसे इस मामले में माफी चाहता हूं। हर चुनाव के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि 3 चीजों के इर्द गिर्द चुनाव घूमता है, सारा कोई भी चुनाव हो। वो है दावे, वादे और इरादे। दावे वो जो सरकार में है, जो वर्तमान सरकार है, वो तरह तरह के दावे बताएंगे कि उन्होंने लोगों के जीवन में ये परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाया। और वादे वो हैं जो विपक्षी पार्टियां, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है सिवाय वादे करने के, तो वो वादे करेंगे कि यदि वो चुन के भेजे गए तो वो इस तरह से नई नई चीजें लेके आएंगे लोगों के जीवन में। इन दावे और वादों के ऊपर जनता अपने इरादे जताती है वोट देकर, और जिसको भी वो उपयुक्त पाते हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उसको वो चुनकर भेजते हैं और अपना निर्णय करते हैं। तो ये एक चुनावी प्रक्रिया होती है। तो इसके अंदर ही सारी की सारी बातें हैं कि कौन उपयुक्त है आज की डेट में जनता के नजरिए से, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हर एक राज्य की अपनी एक राजनीतिक परिदृश्य होता है और एक राजनीतिक समीकरण होते हैं, और उसके आधार के ऊपर लोग अपना निर्णय देते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं भारत देश काफी बड़ा है। हमने इसको 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करी पूरे भारत देश को, खासकर 19 के परिणामों के तहत। एक ग्रुप ऐसा है राज्यों का जिसमें बीजेपी को करीब 257 सीटें मिली थी। 257 सीटों में से 94% यानी केवल 19 सीटें विपक्षी पार्टी ने जीती थी। तो करीब 238 सीटें 257 में से बीजेपी को या एनडीए को मिली थी। यहाँ पे चरम पे माने इसमें वो राज्य शामिल हैं जैसे गुजरात 100%, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें करीब करीब 100% या 90% के ऊपर सीटें बीजेपी को। दूसरी श्रेणी राज्यों की वो है जिसमें बीजेपी को करीब 60% सीटें मिली थी। ये करीब 195 सीटें हैं जिनमें बीजेपी को 60%। ये मुख्य राज्य है उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 64 सीट एनडीए को मिली थी।
बंगाल 42 सीट से 18 सीट बीजेपी को मिली थी, और उड़ीसा 21 में से 8 सीट। कहने का मतलब यहां पर कुछ एल्बो रूम बचता है विपक्षियों के लिए भी और बीजेपी और उनके लिए भी, कि अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की। तीसरा जो ग्रुप था, वहां पर वो राज्य हैं जहां पे बीजेपी या एनडीए नहीं, जी, अपोजिशन पार्टी का परफॉर्मेंस 95%। ये कौन से राज्य? केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इन 105 सीटों पे बीजेपी की 2 और एनडीए की उस समय सहयोगी दल एआईडीएमके की 1 सीट और अकाली जी, दल पंजाब के अंदर सहयोगी 2 सीट, तो 3 और 2 5 सीटें आई थी। तो यहां जी, पर बीजेपी के हिसाब से काफी स्कोप है इम्प्रोवाइजेशन का, यदि वो अपनी टैली जी, को और बेहतर करना चाहते हैं, और अपोजिशन को यह है कि इन सीटों को बरकरार रखना है अपने। तो ये 5 सीट थी। तो कहने का मतलब ये है, तीसरी श्रेणी में बीजेपी के नजरिए से काफी स्कोप है इम्प्रोवाइजेशन का, और अपोजिशन जी, के नजरिए से उनको इस ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखना। तो इस तरह से ये 3 श्रेणी में हमने कोशिश की है इंडिया को 2019 के परिणामों के तहत इनको डिवाइड करना, और उस हिसाब से अलग अलग पार्टियां अब अपने अपने हिसाब से कोशिश करेंगी। आज मेरे पास जब 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 427 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, 1 सीट सूरत की जो है वैसे ही डिक्लेयर हो चुकी, तो कहने का मतलब जी, अब जो 115 सीटें रह गई हैं, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं, जो पहले 2 चरण थे, अब हम 2024 की बात कर लें, अभी तक मैंने जी, 19 की बिल्कुल, चरण थे, उसमें ये 2 बड़े राज्य थे, तमिलनाडु, केरला और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसके जी, अंदर करीब 80 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है। तो वहां पर जी, काफी कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत थी। अब बात करते हैं कि जो आगे के लास्ट के 2 फेज बचे हुए हैं, उसमें जो जी, है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जी, उत्तर प्रदेश में भी ईस्टर्न यूपी, बिहार और बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। कहने का मतलब वेस्ट, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में चुनाव समाप्त हो गए। अब ये जो सीटें हैं, इनमें बीजेपी को काफी कुछ इम्प्रोवाइजेशन की उम्मीद है और गुंजाइश है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जिनमें उनका परफॉर्मेंस पिछले बार बहुत अच्छा था, जैसे कि जी, दिल्ली 100/100 था, हिमाचल 100 था, सिर्फ पंजाब ऐसा है जिसमें 2 सीटें जीती, जी। और बंगाल में तो मैं प्रदीप अलग। जी, थोड़ा इसके संदर्भ में आपसे जो जानना चाहता हूं वो है 2014, 2019 और 2024 में भाजपा के रणनीतिक बदलाव के संदर्भ। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बताती आई कि हम संगठन को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं, देश, संगठन और सबसे अंतर में व्यक्ति। पर इस बार 2024 के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो पूरा जोर एक शख्सियत पर हो गया है, एक व्यक्तित्व पर हो गया है, और वो नाम नरेंद्र मोदी के रूप में। यह बदलाव 2014 से 2024 के बीच में दिखता है। इस बदलाव पर आपकी दृष्टि जाती होगी, जनता के बीच में आप जाते हैं, जनता के सेंटिमेंट्स को समझते हैं, क्यों पार्टी इस बदलाव को लेकर आई, इस पर आपकी कोई दृष्टि? जी देखिए, इसका सीधी सी बात ये, देखिए 14 में तो ये अपोजिशन में थे, फर्स्ट टाइम मोदी जी डिक्लेयर हुए थे, तो 14 का कंपैरिजन 24 के साथ नहीं है उस संदर्भ में, क्योंकि उस समय जी, अलग परिप्रेक्ष्य था, अभी अलग है। हाँ, 19 में जरूर सेम था, और 19 और 24 सिमिलर सिचुएशन है। तो उसका देखिए, जब कोई व्यक्ति या कोई प्रोडक्ट लगातार डिलीवरी करता रहे, सक्सेसफुली डिलीवरी करता रहे, उसको मैं जी, उस नजरिए से आपको बताने की कोशिश करता हूं। आईपीएल जी, चलता है, सब हम जानते हैं, एक शख्स कॉमन चला आ रहा है, वो उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जी, बाकी सारे कैप्टन बदल गए। जब 2008 में आईपीएल चालू हुआ था और अब हम 24 में हैं, 16 साल के अंदर, सब जी, बदल गए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी भले कैप्टन ना होते हुए भी कैप्टन से कैप्टन वही है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति लगातार आपको डिलीवरी देता रहे, जिसके दम पे बीजेपी चुनाव जीतती रह रही है, तो आज की डेट में वो, जब पहले 14 में ऐसे थे, वो धीरे धीरे उठ के जब 19 आया, तो 19 में ये प्रूव हो गया। देखिए, कोई भी चुनाव जो होते हैं, यदि वहां की वर्तमान सरकार रिपीट कर रही है,
तो वो जी केवल और केवल उसकी एक वजह होती है, वो उस सरकार का परफॉर्मेंस कैसा था, उसके आधार पे जनता वोट देती है। और जब जी आप विपक्ष में होते हैं और फिर सरकार में आते हैं, तो उसी समय उस इनकम्बेंट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस खराब रहा होगा, इसके लिए आपको मौका मिला। तो 19 की बात जी कर ले तो 19 में आप थे और रिपीट हुए, और रिपीट पहले से ज्यादा सीटों के साथ। तो जी इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति सर्वे सर्वा है, फोर फ्रंट पे है, उसको सारे की सारी जनता मानती है और उसके फेवर में जनता खड़ी हुई है। और इसी के लिए बीजेपी जो अपना, जिसको अब सुपर ट्रम्प कार्ड हो गया, जैसे आपने बताया, संगठन तो है जी ही, एक है ब्रांड और दूसरा है ब्रांड इक्विटी। और जमीन के ऊपर जब तक आउटलेट ना हो, संगठन ना हो, जैसे तमिलनाडु और केरला में संगठन बिल्कुल नहीं है बीजेपी का, अब वो उसको जी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इतना बड़ा राज्य, देश है और राज्य है कि एक 10 से 15 साल तक डेवलप करने के लिए चीजों को लगता है। जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए आपको पहली क्लास से 12+3 होने के लिए 15 साल लगते हैं, ऐसे देश में भी स्टैब्लिश होने के लिए लगते हैं। स्टैब्लिश का मतलब ही है कि ब्रांड इक्विटी तो भाई देश की, मोदी जी की है यहाँ, लेकिन जमीन पे जी आउटलेट नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ता ही वो लोग हैं जो आदमियों को वो पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं, और जब तक वो वोट ना करे तो आपकी ब्रांड इक्विटी तो मायने नहीं रखेगी ना, वोट करना तो जी जरूरी है। तो उसके लिए संगठन चाहिए। आज भी संगठन का इस्तेमाल बीजेपी के जैसा कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है, ना ही कर सकेगी उसकी कल्पना। तो हाँ, ये जरूर है कि वो संगठन ऐसी चीज है, वो छुपा हुआ होता है, वो ऐसे जी उजागर नजर नहीं आता, उसकी विजिबिलिटी एक ब्रांड या मोदी जी के मुकाबले नजर नहीं आएगी आपको। उसकी चर्चा हम और आप कम करेंगे, मैं खुश हूं कि आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, वरना कितने टीवी जी चैनल वाले जो इन छोटी छोटी डिटेल की चर्चा करते हैं। जी पर मैं आपसे ये समझना भी साथ में चाहता हूं कि 2014 में जो मुद्दे थे, 2019 में जो मुद्दे थे और 2024 में जो मुद्दे थे, 2014 के चुनाव में 10 साल की सरकार दांव पर थी, जो यूपीए की सरकार थी। उस सरकार के कामकाज के आधार पर बात हो रही थी। क्या 2024 में प्रदीप जी महसूस कर रहे हैं कि इन 10 सालों के कामकाज पर बात की जा रही है, या आप महसूस कर रहे हैं कि कामकाज तो कहीं मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे कुछ और ही हो गए, और हो गए तो क्यों हो गए? देखिए, जो कामकाज की बात कोई भी नेता हो, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के हो, बीजेपी की बात कर लीजिए, 40, लगभग 40 से 45 मिनट का आज के गर्मी के समय में स्पीच होता है, भाषण होता है, कैंपेन होता है, रैली होती है। उसमें आप पाएंगे कि जो 5 से 7, अच्छा, दूसरा, नेताओं को अक्रॉस द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी हर जाति, वर्ग, समुदाय, उम्र, जेंडर, सबको उनको टच करना है, क्योंकि सभी ने वोट करना है, जो भी 18 साल के ऊपर। जी तो इतने सारे जो कम्युनिटी, इतने सारे जो विषय हैं, डेमोग्राफी और ज्योग्राफी हम जिसको कहते हैं, उनको सबके महत्व की बातें करनी है, ये क्लियर है, क्योंकि सबने वोट करना है, जी सबका वोट चाहिए। तो हम ज्यादा करके टीवी टीवी का ऐसा है कि जब तक कोई सनसनी ना हो, जब तक कोई ऐसा विषय ना हो जिसको सब देखना और सुनना चाहें, तब तक टीवी पे उसको बखान नहीं किया जाता। तो मेरा बोलने का मतलब ये, उन 40 मिनट के स्पीच में 35 मिनट तक केवल और केवल डिलीवरी की बात हो रही है। वो तमाम तरह की योजनाएं गिना रहे हैं, बीजेपी वालों की बात कर लूं तो, जो इसकी की आपने बात पूछी है। लेकिन 5 जी मिनट में ऐसा भी होता है कि वो इस डिलीवरी के अलावा जो इमोशनल मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं, और उसको हम सब मीडिया में बातें करते हैं और उसको ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं। वरना जी जो जनता है वोट तो वो केवल और केवल डिलीवरी के आधार पर ही देती है, और कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट डिलीवरी की बात किए बिना चुनाव नहीं जीत सकती, और वो करते तो हैं, फिर एक बीजेपी बात बताइए खूब प्रदीप जी, 2014 का आपने भाषण देखा है नरेंद्र मोदी जी का, 2019 का भी देखा है, और अभी 2024 का भी देख रहे हैं। कुछ बदलाव है भाषण के संदर्भ में, कमिटमेंट के संदर्भ में, अचीवमेंट के संदर्भ में, और वो बदलाव है तो वो क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? पहले बदलाव था कि आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 महीने मुझे दे दीजिए, और देखिए मैंने गुजरात में जो परिवर्तन किया है सकारात्मक, वो मैं जी आपके साथ करना चाहता हूँ, देश के संदर्भ में करना चाहता हूँ। ये एक बेसिक थीम थी,
इसके इर्द गिर्द सारा का सारा चुनाव इवॉल्व और रिवॉल्व हुआ, और उस समय इनकम्बेंट गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो ये तो उन्होंने वही प्रॉमिस वाली बात, उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई मुझे आप 60 महीने दीजिए, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए और आप फर्क देखिए। ठीक, ये प्लॉट के ऊपर वो गए। उसके बाद 19 में जैसे ही गए तो आप ये पाएंगे कि 15 अगस्त 2014 को ही, देखिए एक और चीज मैं आपके दर्शकों को बता, 100 वोट जो पड़ते हैं जो मशीन में आ गए, उन 100 जो नहीं आए मैं उनकी चर्चा नहीं कर, जो मशीन में आ गए उन 100 में से 80%, बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, 80% का जीवन गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर निर्भर करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। उसका सिंपल सा कारण है, 70% रूरल है और 30% अर्बन है। जनरली रूरल सबको पता है 6 लाख गांव है, अर्बन के संदर्भ में लोगों की अलग अलग परिभाषाएं, मैं आपको असली परिभाषा एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से बताता हूं कि अर्बन का, शहरी क्षेत्र का मतलब 8 मेट्रो या 25 मेजर सिटी या कैपिटल सिटी या 100 मेजर सिटी नहीं है, 6500 अर्बन जहां नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम है, वो क्लासिफाई होते हैं अर्बन की शहरी क्षेत्र में, और वो 6500 है, और वो केवल कंट्रीब्यूट करते हैं 30% जनसंख्या को। तो इस 30 का 1/3 यानी 10 पॉइंट, और वो 70 का 70, ये 80% लोगों का जीवन जो है, जो सरकार चुन के वो भेजेंगे उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो बड़ी बारीकी से वो सरकार को चुनते हैं, क्योंकि उनके जीवन का सवाल है, चाहे रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन प्रणाली और कानून व्यवस्था, ये जो बेसिक चीजें हैं उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि 19 के चुनाव में आप ये कोशिश सोच सकते हैं कि 70% जनसंख्या टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी, शौच के लिए। 50 करोड़ के नए बैंक अकाउंट खुले 14 से 19 के दौरान। इंदिरा आवास योजना पहले से थी इंदिरा गांधी जी के समय, जब उसमें जो स्केल और स्पीड जो आई है, विस्तृतता आई है, जो पूरे के पूरे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। 70% से भी ज्यादा लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, जो कि लकड़ी और कोयले के ऊपर निर्भर रहते थे। उन महिलाओं की वो स्थिति आप सोच सकते हैं। और आवास योजना के तहत सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं को, एक गरीब महिला के घर के ऊपर ज्वाइंट अकाउंट क्यों ना हो, नाम हो जाए, घर हो जाए, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम किए इस 5 साल के दौरान, और इनकी खूब चर्चा की 19 के चुनाव में। वो ठीक है, आप लोग कहते हैं बालाकोट हो गया, मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं। बालाकोट ना भी होता तो परिणाम जो 350 सीट के आसपास आती सीटें, 10-15 सीटें आप कम कर, मैं मोर देन कन्विंस्ड हूं उस समय भी और अभी भी, कि उसका कोई लेना देना नहीं है इतनी बड़ी जीत में। ठीक है, वोट शेयर में और जीत के अंदर में फर्क हो सकता है, बट सीटें इतनी बात करते हैं। 24 के चुनाव में भी आप इस चीज को भूल रहे हैं, उन्होंने विकसित भारत की बात करी है, वहीं से शुरुआत करी है कि मेरे पास भाई 2047 तक का प्लान है। अभी तक आपको मैंने बेसिक सुख सुविधाएं देने की कोशिश की है। अब जो है आपके जीवन में 2 बड़ी बातें जो हमेशा रहेंगी, एक है बेरोजगारी और एक है महंगाई। ये जो 2 मुद्दे ऐसे हैं जो 50 साल पहले भी थे और 50 साल बाद भी थे। हाँ, इसमें अंतर कम ज्यादा हो सकता है। तो ये तो हो गया मुद्दों की बातें। तो वो मुद्दों की बातों, विकसित भारत का क्या मतलब? विकसित भारत का मतलब ये होता है, वो अलग अलग रैली में समझा रहे भी है कि सबके लोगों के जीवन में संपन्नता आ जाए, तो उसी को तो डेवलप कंट्री कहते हैं। तो वो संपन्नता कहां से आने वाली, कोई जादू से छड़ी तो है नहीं कहीं से आने वाली। उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से व्यवस्थाएं बनेगी, उस हिसाब से आपकी आमदनी, आपको रोजगार मिलेगा, उस हिसाब, जब रोजगार मिलेगा तो आपको आमदनी होगी, जब आपको आमदनी होगी तो आपका जीवन बेहतर हो। इसकी वो चर्चा कर रहे हैं, ये है उसके अंदर। बट हम, उन्होंने जरूर दूसरे विषयों की भी चर्चा की है। मेरी आदत नहीं है कि उन विषयों की मैं कभी वो सेंसिटिव या उन विषयों की मैं कभी बात नहीं करता। मुझे ये भी नहीं पता कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं, जो करते हैं शायद वो बेहतर जानते हैं इसके क्या नफे नुकसान है। लेकिन आप हमको ये तो बताएंगे कि इस चुनाव में
हिंदू मुसलमान के संदर्भ में कोई बात नहीं करना चाहता, ये बोल रहा है, पर साथ में बात कर रहा है। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान इस चुनाव में कोई फैक्टर रहेगा या नहीं रहेगा। किसके पक्ष विपक्ष की बात आपसे नहीं पूछ रहा, पर क्या हिंदू मुसलमान अभी भी एक फैक्टर के तौर पर चुनाव में रहेगा? मैं हमेशा ये कहता हूं, अभी फिर से कहता हूं आपकी बात का जवाब देते हुए, कि हिंदू मुसलमान का जो फैक्टर है, हर फैक्टर की अपना एक इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। सवाल है वो कितना प्रभाव रहेगा। मेरे हिसाब से अभी भी जो है 5% से 10 भी नहीं मानता मैं, 10 के अंदर ही का फर्क होता है। जो कि हम इतने लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं जिस पर पार्टी को आपने वोट किया, क्यों किया। मुझे तो आज तक 5% लोग भी नहीं मिले जो ये बोले कि हमने तो अपने धर्म के आधार पे वोट किया। हाँ, जाति के आधार पे जरूर कहते हैं, और क्यों ना कहें, क्योंकि जो मेरी जाति का है कैंडिडेट हो, पार्टी का सर्वे सर्वा हो, वो मेरी संस्कृति, मेरी जरूरत, मेरी आकांक्षाएं, मेरी अपेक्षाओं को समझता है, तो मैं उसको क्यों ना वोट करूं। हाँ, तो मेरा कोई इसी से जुड़ा हुआ सवाल है प्रदीप जी, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। दो पहलू हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये बताने की देश को कोशिश कर रही है कि देखो राम मंदिर का संकल्प हमारा था, हमने इसे साकार करके दिखा दिया। रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पूरे दुनिया ने साक्षी बनकर देखा। कुछ भाजपा के नेता तो ये भी बता रहे हैं कि अब की बार वोट जो है काशी मथुरा के नाम पर दबेगा, बता रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, जो मंदिर का जवाब जाति में ढूंढ रही है और जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है। तो अब प्रदीप जी आपसे सवाल मेरा यह है कि इस चुनाव में कौन सा मुद्दा आपको ज्यादा प्रभावी होते हुए दिख रहा है? धर्म, मंदिर, मस्जिद ज्यादा प्रभावी, या ये जाति के आधार पर वर्गीकरण और वर्गीकरण के आधार पर हम हिस्सेदारी तय करेंगे, ये ज्यादा प्रभावी? जैसे मैं आपको यही वापस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग देखते हैं कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया और कौन क्या बातें कर रहा है। यदि वो मुद्दे जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, जो भी हो, जैसे आपने कहा, चाहे मंदिर हो, चाहे जाति हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, वो मुद्दे यदि उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, और जिनके भी जीवन को प्रभावित, हर 100/100 कुछ भी नहीं होता, हो सकता है कि 10-15% लोगों को कोई मुद्दा प्रभावित करता है। मेरी जरूरतें अलग है, आपकी जरूरतें अलग है, रूरल की जरूरत अलग है, अर्बन की जरूरत अलग है, अमुक अमुक जाति समुदाय के लोगों की उस हिसाब से जरूरतें और आकांक्षाएं अलग अलग। तो कोई कहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि यही मुद्दा काम कर रहा है, नहीं। एक जैसे रेसिपी होती है, हमारी एक बॉडी है, उसमें एक हर पार्ट का एक अपना फंक्शन है। तो इस तरह से मैं बात करके वापस कह रहा हूं कि जो हिंदू मुसलमान वाला विषय है, धार्मिक विषय जो है, वो 5 से 10% उसमें वोट प्रभावित हो सकता है, हो रहा है ये मैं नहीं कह रहा, हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा जो 90% वही होगा कि आपने भाई 5 साल पहले क्या कहा था और अब क्या किया, जिसको आप कथनी और करनी कहते हैं। और उसके आधार पे और भी बहुत सी समस्याएं, जैसे मैंने बताया, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे हमेशा रहेंगे और हैं। बट सवाल है इसको सुलझा पाने में, एड्रेस कर पाने में कौन उपयुक्त है, जनता किसको उपयुक्त पाती है, उसको वो चुन सकती है। आप उसका नवीन बात है, कहां ऐसा प्रदेश है कि जिसने 4 चांद लगा दिए हो। सबसे पुअर और पुअरेस्ट स्टेट उड़ीसा हम सबकी नजरों में, बट वो लगातार उन्होंने 2 मोदी वेव को भी सरवाइव कर लिया, हर बार पहले से ज्यादा सीटें लाके जीतते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कहां पर जाति धर्म है। आप लेफ्ट पार्टी ने 33 साल रूल किया कलकत्ता में, 60 साल रूल किया कांग्रेस ने पूरे देश में। आप मुझे बताइए ना, कहां जाति धर्म क्या धर्म। अरे भाई, लोगों को उस समय जो जरूरतें थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी, वो पूरी करती पाए उन्होंने, और उनको वोट करते हैं। आप किसी के, तो मेरा मुद्दा बहुत स्पेसिफिक है प्रदीप जी। मेरा सवाल यह था कि कांग्रेस जाति आधारित जनगणना में भारतीय जनता पार्टी के हिंदू ध्रुवीकरण की काट खोज रही है। क्या ये काट कुछ धारदार आपको महसूस हो रही है? क्या आपको इसका जमीन पर कुछ प्रभाव महसूस हो रहा है? ये मेरा सवाल है। इसके संदर्भ में कोई अध्ययन आपका? मैंने उसी का आंसर दिया सर, कि जिनके लिए इसका महत्व या मुद्दा होता है, केवल उनको ये प्रभावित कर सकती है चीजें। बट इसके अंदर भी ऐसा मैं मानता हूं 5 से 10% ही है प्रभाव का क्षेत्र, 90% प्रभाव का क्षेत्र डिलीवरी पे। वापस मैं आपको
अच्छा, मेरी आपने भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, भाजपा के नेतृत्व के संदर्भ में, मोदी जी की शख्सियत के संदर्भ में रोशनी दी। ये कांग्रेस को क्या देख रहे हैं आप? 2019 की कांग्रेस और 2024 की कांग्रेस, 2019 के राहुल गांधी और 2024 के राहुल गांधी, इस परिवर्तन पर कोई दृष्टि आपकी? हाँ, ये देखिए कि हर आने वाला कल, हर जाने वाले कल से बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और रह गई बात जी कांग्रेस की, तो वो 14 के चुनाव में इतने नीचे पहुंच गए थे, 44-46 सीटों के ऊपर, फिर 52 सीटों के ऊपर 19 में आए। तो ये देखिए इम्प्रोवाइजेशन ही है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जैसे मैंने बताया कि जब आपने शुरुआत की और जो आप अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे, कम से कम देश ऐसा है 15 साल लगते हैं। तो जी आपका इम्प्रोवाइजेशन लगातार होते रहना पड़ेगा। उन्होंने अच्छी कोशिशें की है, जमीन पे गए हैं, लोगों से मिले हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि एक प्रक्रिया है, इसके अंदर जी। समय लगता है। तो वो 44 से 52 गए, अब शायद इससे बेहतर हो। नंबर देने की स्थिति में तो आज मैं हूं नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो नहीं नहीं, ये मेरी मैंने, नंबर में अभी दिलचस्पी भी नहीं है, पर मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि कौन ज्यादा तनाव में है। 4 जून के लिए ये जो राजनीतिक दल हैं वो ज्यादा तनाव में है, या 1 जून के लिए प्रदीप गुप्ता जी ज्यादा तनाव में है? तो तनाव में इसलिए नहीं हूं। मैं तो ये देखता हूं कि मेरे लोगों का, मेरी जो टीम मेंबर है एक्सिस इंडिया की टीम, वो काम करके घर सुरक्षित वापस आ जाए। बहुत सारे विषय होते हैं, मिलिट्री जैसी फंक्शनिंग है हमारी। जी दुत्कार दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं, सस्पिशियस नजरों से देखे जाते हैं। तो मेरी टीम यदि सुरक्षित अपना काम करके घर वापस आ जाए, मेरे लिए तो मेरी जीत हुई है, जो हमेशा से करती रही है एक्सिस इंडिया की टीम। और इसीलिए हमारा सफलता का स्तर जो है, 69 इलेक्शन में से 64 इलेक्शन हमने बिल्कुल बैंग ऑन एक्यूरेटली कॉल किए हुए। रह गई बात जी कांग्रेस की, आप पूछ रहे थे, देखिए मेरा ऐसा मानना है, जैसे सीखने की बात, अभी एक स्ट्रेटेजिक मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने, देखिए उनका अमेठी, रायबरेली, ये बेस्टियन है, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहां पर ऐसा मानना है कि उन्होंने थोड़ा सा, मुझे बैकफुट पे नजर आया, ट्रिपल बैकफुट की बात करता हूँ। जी सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने चुनाव के 6 महीने पहले करीब अपने आप को विड्रॉल किया, डिक्लेयर किया कि अब मैं राज्यसभा से जा रही हूँ पार्लियामेंट। वो एक काइंड विड्रॉल इज अ बैकफुट ओनली, पीछे गया। जी दूसरा, जब बात आई रायबरेली से लड़ने की, तो राहुल गांधी जी ने पर्चा भरा, वो भी बहुत बाद में। उन्होंने अमेठी से अपने आप को विड्रॉल किया, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे। ये भी एक दूसरा बैकफुट हुआ। तीसरी बात, चलो रायबरेली से चले गए। तीसरी बात, जो प्रियंका गांधी जी हैं, जो कि ऐसा सब मानते हैं उनकी पार्टी में तो कम से कम, कि उनके अंदर कुछ करिश्मा है, और वो यदि फोर फ्रंट पे आए तो कुछ तो अंतर पैदा करेंगी कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट में, कांग्रेस की सफलता। हकीकत में यदि उनको सीखना है पिछले नेताओं से और सक्सेस से, उनको अमेठी से तो कम से कम चुनाव लड़ना चाहिए था। तो एक मैसेज ये, आप हारते जीतते वो तो समय बताता, लेकिन आप यदि किसी बैटल या स्पर्धा में जा रहे हैं, तो आप बैक फुट पे जाके अपने आप को विड्रॉल करके कैसे जीतने की उम्मीद कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं? ममता बनर्जी का एग्जाम्पल देख लीजिए। उनको लगा कि जी बड़ी मुसीबत दिख रही है, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। अभी 2021 के असेंबली इलेक्शन में शुभेंदु अधिकारी उनके गढ़ में जाके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, और वो भी एक सीट से, ये बिल्कुल। जानते हुए कि हारने की पूरी संभावना है, और हार भी गई चुनाव। लेकिन जी उसके फायदे क्या हुए आपने देख लिया। 221 सीट किसको कहते हैं 294 में से? तो इसको कहते हैं कि यार कैसे हार के मुंह से जीत को कैसे निकालना। जी तो अब जब आपको, तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इसीलिए 15 साल लगते हैं इनसे, सर से जब 3-4 चुनाव गुजरते हैं, तो बहुत सी बातें जी। आप सीखते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। दिस इज हाउ लाइफ इवॉल्व। कांग्रेस में आपने इतनी बात की, तो अब आखिरी दौर की बातचीत करता हूं। कांग्रेस इस बार अपने घोषणा पत्र से बड़ी उम्मीद कर रही है, उसमें बड़े बड़े वादे हैं, जिसमें गरीबी खत्म होने का नारा तो देखो इंदिरा जी ने कब दिया था, गरीबी हटाओ। पर राहुल जी गांधी कह रहे हैं कि खटाखट हटेगी, और 8,500 रुपए हर महीने खाते में आएंगे, 1 लाख रुपए साल के खाते में आएंगे, और गरीबी यूं खत्म हो जाएगी।
आपसे जानना ये चाहता हूं, ये खत्म होने के दावे पर एतबार कितना दिखाई दे रहा है आपको, और आपका खुद का कितना एतबार है इस पर? देखिए, मैंने जैसे कहा कि महंगाई मतलब वो गरीबी से संबंधित है, रोजगार और महंगाई उसी से, पैसे से ही संबंधित है। वो अभी आप उससे अंदाज लगा लीजिए, क्योंकि कोई ऐसी जादू की छड़ी किसी भी व्यक्ति, किसी भी सरकार के पास नहीं है। उसके लिए एक समय लगता है, एक व्यवस्था लगती है, और उस व्यवस्था को अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए अच्छा खासा समय, मतलब एक 10-20 साल, एक जनरेशन लगती है, जनरेशनल शिफ्ट होता है। तो इसी को देखते हुए, हाँ, रह गई बात बहुत सारी फ्रीबीज और जो भी चीजों की उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बात करी है कि इतने पैसे देंगे वगैरह वगैरह, तो वो तमाम पार्टियां, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, सबके सब लोग अपना प्रॉमिस करते हैं और समय समय पे उसकी डिलीवरी की है। आम आदमी पार्टी हो तो गरीबी हट जाएगी खटाखट, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और जब इस तरह की बातें कोई करते हैं कि यार ऐसा कभी ना हो, किसी को प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, या उसका एक रोड मैप होना चाहिए, तथ्यों के साथ बात करें तो शायद जनता उसको सीरियसली लेगी और उस चीज को मानेगी। जनता ये मानती है कि ये तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, दो किस्म की गरीबी है, एक तो जनता की गरीबी है, एक कांग्रेस की गरीबी है, सीटों के संदर्भ में दारिद्र्य आया हुआ है। तो पिछले कुछ समय का अनुभव यह है कि ऐसी योजना के ऐलान से सीटें मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना के माध्यम से भाजपा का एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि इतना कमाल का जनादेश मिला। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मेहतारी बंधन के तहत 1,000 रुपए महीना आएगा महिलाओं को, इसके आधार पर करिश्मा हो गया। कर्नाटक में इसी किस्म की घोषणा कांग्रेस ने की, वहां पे भी सत्ता परिवर्तन हो गया। उड़ीसा में भाजपा बड़ी उम्मीद के साथ में है प्रदीप जी, आपको तो जमीनी जानकारी होगी। तो वो उम्मीद में छत्तीसगढ़ की मेहतारी बंधन योजना के पर्चे वहां पर भी भरवाए जा रहे हैं। तो जब 1,000 रुपए और 1,250 रुपए या 2,000 रुपए में प्रदेश में सरकार बदल सकती है, तो राहुल गांधी और खड़गे जी 8,500 रुपए महीने के आधार पर देश में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। नहीं, गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये दो चीज होती है। एक, आप जब एग्जाम आते हैं और धुआंधार पढ़ाई करते हैं, आप जी 3-4 दिन सोए नहीं, लगातार पढ़ते रहे, लेकिन उसके रिजल्ट ऐसे नहीं आते। वो जो भी आपकी योजना है, जो भी आपकी तैयारी है, वो डे 1 से चाहिए और लगातार चाहिए। यही चीज आप देख लीजिए कि 2015 के बिहार असेंबली विधानसभा चुनाव, जिसमें जी कि लालू, नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन सीटों के साथ जी 6 महीने पहले से भी ज्यादा डिक्लेयर्ड हो गया था जी, कौन सी सीट लड़ेगा, कितनी सीट लड़ेगा। तो कहने का मतलब वो तैयारी बताने की बात है। चाहे आप किसी योजना या किसी व्यवस्था को ही जनता के समक्ष प्रस्तुत ना करें, देश इतना बड़ा है। मैं अभी भी बात को बता रहा हूं, जो भी बात मीडिया में चल रही है उसको 15% लोग भी नहीं सुन पाए। बता रहा हूं मैं, जी 15%। तो आपको कम से कम 90% के स्तर पे पहुंचने के लिए ही वो समय चाहिए, वो प्रयास चाहिए, वो कार्यकर्ता चाहिए जो शिद्दत से आपके घर घर जाके लोगों को ये समझा पाने में समय, और उसी के लिए मैंने कहा ना कि समय लगता है। चलिए, अब आपने एक कहा आखिरी सवाल पर आता हूं। काफी विस्तार से हमने बात की प्रदीप जी, एग्जिट पोल लेकर तो आप 1 तारीख को आएंगे, तो मैं सीटों वीटों पे आपसे बात नहीं करना चाहता, संकट में नहीं डालना मुझे आप। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि इस बार का जो आम चुनाव है 2024 का, इसका नतीजा किसको मजबूत करेगा? किसी व्यक्ति विशेष को मजबूत करेगा, किसी दल को मजबूत करेगा, या देश को मजबूत करेगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा? क्या कहते हैं प्रदीप गुप्ता जी? देश और लोकतंत्र तो हमेशा मजबूत होगा जब जब चुनाव होंगे, जब जब उसके परिणाम आएंगे। जो भी जीत के आए उसकी जिम्मेदारी होगी। यदि वो जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करेगा तो वो सरकार से बाहर कर दिए जाते हैं। यही लोकतंत्र की खूबी है और हम खूब देख रहे हैं इन सब चीजों को। और वो राज्य भी देख रहे हैं जहां लगातार सरकारें बदलती रही हैं और उसके क्या परिणाम आए। जैसे मध्य प्रदेश की आपने बात करी, एक वजह नहीं होती सर, लाडली बहना स्कीम एक वजह से नहीं जीतते। आप पाएंगे 70 ऐसी स्कीम है लाडली बहना जैसी, जब से 2004 से सरकार में, 3 से जब सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, पहले उमा भारती और बाद में बाबूलाल गौर, और उसके बाद से फिर शिवराज सिंह चौहान जो बने, जी 70 स्कीम है। वो एक किसकी, एक का फायदा हुआ, दूसरा दूसरे का फायदा हुआ, तीसरा तीसरे का फायदा हुआ, चौथा। तो वो वही तो बात है ना, कंसिस्टेंसी है, एक विश्वास आता है, लोगों तक बात पहुंची हुई है,
फिर आप कुछ बोलते हैं तो आपकी बात पे विश्वास मान लेते हैं। जैसे आप एक्सेस माई इंडिया या मुझसे बात कर रहे हैं, इसी के कारण ना कर रहे हैं कि हमारा पिछला रिकॉर्ड बोलता है कि हम ठीक ठाक काम कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपने मुझे देश और लोकतंत्र की मजबूती की तो बात कह दी, पर आप दो पे टिप्पणी किए नहीं प्रदीप जी। कोई आशंका? उन पे टिप्पणी करने का मतलब है कि मैं उस तरफ जा रहा हूं जिस तरफ मुझे जाना नहीं चाहिए, जहां मेरी लक्ष्मण रेखा और पाबंदी लगी हुई है मेरे ऊपर। नहीं तो आपको ऐसे संकट में डालने का कोई इरादा भी नहीं है। कुल मिला के देश किस तरफ जा रहा है, ये प्रदीप जी हमको 1 तारीख को बताएंगे। प्रदीप जी, चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर आपने खुलकर बातचीत की और उन तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश की जो इस देश के आम मतदाता के मन में चलता है। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, आज के इस चुनावी संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।